अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर तक पहुंचना कैसे है, और जो एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूजन है उसका आपने करेक्ट आंसर कैसे लगाना है, और ऐसी ऐसी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। इंशाल्लाह आप उस ट्रिक्स को अपनाकर अपने एमसीक्यूज मैक्सिमम चांस है, 100% चांस है कि आप अपना करेक्ट आंसर गा सकते हैं। आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, टिप्स बताने के साथ साथ मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पता क्या करना है, आपने पूरा एक बार जो आपका एक पेपर दिया गया है आपने उस पेपर को एक बार देख लेना है कि इसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो आपको पता लग गए। इसके बाद आपको यह पता लग गया होगा कि बायोलॉजी के पोर्शन के इतने एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स के इतने हैं, केमिस्ट्री के इतने हैं, इंग्लिश के इतने हैं। तो ये अप्रोच करने के बाद अब आपने एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेना है, ऊपर ऊपर से देख लेना है कि एमसीक्यूज कौन सी टाइप के हैं। इसके बाद आपने बबल शीट अपनी करेक्ट फिल करनी है, क्योंकि बबल शीट जो है ना आपने करेक्ट फिल करेंगे तो आपको उसका मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप बबल शीट फिल सही तरह से नहीं करते तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और बबल शीट फिल कैसे करनी है उसकी वीडियो मैंने लास्ट के वीडियो के अंदर बता दिया है कि एग्जाम डे जो गाइडलाइन है आपने उसके अंदर बबल शीट फिल कैसे करनी है और बॉल पॉइंट्स कैसे यूज करनी है, वो सारा कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपने वो भी देखनी है। अब आपका आपने पेपर देख लिया, अब आते हैं एमसीक्यूज अटेम्प्टिंग की तरफ। अब पहले एमसीक्यूज आपने वो करने हैं जो आपको 100% श्योर हो कि इसका आंसर ये बनता है। अब पहले आपने लेट्स सपोज आपके नम्स के हैं 150 मार्क्स, इस तरह एमडीकेट के हैं 200 मार्क्स। अब आपने पहली जो स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि जो एमसीक्यूज आपको आते हैं ना पहले वो करने हैं। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम पहला कौन सा सब्जेक्ट को पिक करें जिसके हम एमसीक्यूज करेक्ट करें, या एमसीक्यूज हम उसके सिलेक्ट करके उधर बबल शीट फिल करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन यहां जो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बायो करनी है, इसके बाद आपने केमिस्ट्री करनी है, फिर आपने इंग्लिश करनी है, और इसके बाद फिजिक्स करनी है, और एंड में अगर आप एमडीकेट का पेपर देना है तो आपने लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। अब आपने पहली स्ट्रेटेजी के अंदर क्या करना है, जो एमसीक्यूज आप 100% श्योर हो आपने वो अटेम्प्ट करने हैं। अब लेट्स सपोज आपके 150 मार्क्स से नम्स के अंदर 150 में से आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं 120 अटेम्प्ट कर लिए हैं, बाकी रह गए आपके 30 एमसीक्यूज। अब जो 30 एमसीक्यूज रह गए वो आपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर लगाने हैं। पहले अटेम्प्ट के अंदर 120 मार्क आपने क्रैक कर लिए जिसके ऊपर आप 100% श्योर थे। अब दूसरी जो अटेम्प्ट करना है आपने उसके अंदर 30 एमसीक्यूज रह गए थे। अब 30 एमसीक्यूज के अंदर आप फिर भी जाकर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 15 to 18 या 20 तक सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके 10 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। बाकी जिनकी तैयारी 100% होती है उनके लिए कोई एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होता, आपने कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये आपके लिए जो एमसीक्यूज आपको नहीं आते होंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं आपने उन एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है। नंबर 1 स्ट्रेटेजी, अगर आपके पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसके एंड में ऑप्शन डेल्टा जो है वो है ऑल ऑफ दीज वाला, तो 90% चांस होते हैं पेपर सेटर ऑल ऑफ दीज उस वक्त देता है जब उसके ऊपर वाले ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली सारे के सारे ठीक हो, फिर वो ऑप्शन डेल्टा देता है। 90% चांस होता है कि आपके क्या हो जाए, डेल्टा करेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला आपने पहले करेक्ट कर लेना है, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज को आपने पढ़ के अगर आपका उसमें से करेक्ट लग गया ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 2, जिस क्वेश्चन के अंदर ना ऑप्शन में हो डेल्टा ऑप्शन हो नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, तो ऐसा क्वेश्चन के अंदर 10 to 15% चांस होता है कि वो नन ऑफ द अबव वाला ठीक हो। बाकी जो होता है आप ऑप्शन अल्फा बीटा और चार्ली में से सिलेक्ट करेंगे। पहले ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट होता है, 90% चांस होते हैं, और जो नन ऑफ द अबव आ जाए, नन ऑफ दीज आ जाए, उसमें से 10% चांस होता है कि आपका एमसीक्यू ठीक हो। तो इसके बाकी जो ऑप्शन है अल्फा बीटा चार्ली उसमें से कोई आपका आंसर होगा। पहली बात तो ये होगी। अब नंबर 2 बात, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, दो ऑप्शन आपस में रिलेट कर रहे होंगे। अब आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने एटलीस्ट 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट करने होते हैं। अब लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आ गया उसका ऑप्शन अल्फा और डेल्टा जो है ना आपके माइंड में उसका आंसर अल्फा और डेल्टा नहीं बन रहे, तो आपने एलिमिनेशन मेथड रखना है। तो ऑप्शन बीटा और चार्ली बचते हैं, तो ऑप्शन बीटा और चार्ली में से आपने सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन बीटा और चार्ली में से मोस्ट प्रोबेबली चांस किसके होते हैं, चार्ली के होते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का पहला तरीका था ये। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट, मैंने आपको क्या बताया, 2 ऑप्शन आपने स्किप करने ही करने हैं, चाहे बी और सी हो रहा हो या ए और डी हो रहा हो। मोस्टली चांस होते हैं जो पेपर सेटर होता है वो आपको आपका एमसीक्यू दिया ना
आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन अल्फा बहुत कम चांस के अंदर आपका ऑप्शन अल्फा जो है ना वो करेक्ट आंसर होता है, या ऑप्शन डेल्टा आपका करेक्ट आंसर होता है। मैक्सिमम हो जाता है बीटा और चार्ली में से, तो आपने बीटा और चार्ली में से सिलेक्ट करना होता है। तो आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। अब एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक दो और आपको स्ट्रेटेजीज बता दूं। अब ऐसे एमसीक्यूज आ जाए जिसमें हाईली एक्सट्रीम वैल्यू, अब जैसे कि ऑप्शन अल्फा है, बीटा और चार्ली डेल्टा में आपको एग्जांपल बताऊं, ऑप्शन अल्फा में 0, ऑप्शन बीटा में आपका 2, ऑप्शन चार्ली के अंदर है 4 और ऑप्शन डेल्टा के अंदर है 36। अब देखिए ये एक्सट्रीम वैल्यू है ना, आपने इनको स्किप कर देना है। अब ऑप्शन आपका क्या रह गया, 2 और 4 वाला जो रिलेट कर रहे हो, तो आपने इसको भी आपने कोशिश करनी है, इसको अडॉप्ट करके इसमें से कोई आंसर आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड है जिसमें आपके एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होते हैं अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में ना ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो कि ऑप्शन ए या बी या ऑप्शन बी या सी, ऑप्शन सी या डी, इनमें से ना कोई दो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, साइन का डिफरेंस आ होता है। लेट्स सपोज कोई साइन का डिफरेंस आ गया, ऑप्शन अल्फा में है, लेट्स सपोज ये है 4, ऑप्शन बीटा में +5, ऑप्शन चार्ली के अंदर है -5 और ऑप्शन डेल्टा के अंदर है 10। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि 4 और 10 मैंने एक्सक्लूड कर देने हैं। अब इनमें से मैंने सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करते वक्त आपने इनमें से कोई पॉसिबिलिटी देखनी है कि इसका आंसर कौन सा बन रहा है, तो फिर आपने उसके बाद उसको करेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे एमसीक्यूज आ रहे होते हैं जो ऑलमोस्ट टॉपर्स को भी नहीं आ रहे होते, तो वो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जो कि आप रिकॉल्स कर रहे होते हैं माइंड के अंदर, आपने कहीं पढ़ा होता है उसको, आपके माइंड के अंदर वो क्वेश्चन आ रहा था कि ये फलां चैप्टर था, फलां टॉपिक था और फलां लाइन थी। अब आपको वो कंफ्यूजन हो रही है कि इसके अंदर कौन सा मैं सिलेक्ट करूं, तो आपने माइंड के अंदर ना उसको रिकॉल करना है। जैसे रिकॉल करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, 2 से 3 बार रिकॉल करेंगे, तो आपके न्यूरॉन सेल जो है ना एक्टिव हो जाएंगे, आपको वो उसी मेमोरी तक लेके जाएंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, अभी मैंने आपको लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद जो 3 मेरे पास पॉइंटर हैं ये मैंने जाकर दूसरे रूम में रख दिए। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पॉइंटर कहां रखे थे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सोचूंगा कि मैंने लास्ट वीडियो कब बनाई थी, किस टाइम बनाई थी। अच्छा, मैं रिकॉल करूंगा, मुझे याद आएगा मैंने इस टाइम वीडियो बनाई थी, तो फिर मुझे याद आएगा कि मैंने वीडियो बनाने के बाद अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अपने मेरे बॉल पॉइंट्स या पॉइंटर हैं, मैंने कहाँ रखे थे, तो फिर मुझे रिकॉल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको रिकॉल करते रहना है। तो जैसे अगर आपको रिकॉल हो गया, ओके कर दें, उसको आंसर अपना फिल कर दें। अगर इसके बाद भी आपको ना आए तो उस एमसीक्यू को अभी स्किप कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है तो फिर आपको उसका फौरन रिप्लाई आ जाता है, उसका फौरन करेक्ट आंसर माइंड में आ जाता है कि हाँ इसका ये ऑप्शन बनता है जो मैंने स्किप किया हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आगे दिए हुए होते हैं, उसके अंदर ही आपका आंसर आपको मिल जाता है। अगर आपका आंसर उसमें भी ना मिले तो आपका माइंड के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना वो एक्टिव होते थोड़ा सा लेट अगर हो भी जाए तो आपको कुछ टाइम बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो आपने उसके अंदर सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट ट्रिक है ना वो है आपने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ना अपने एमसीक्यूज को कैसे ठीक करना है। अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू लेट्स सपोज आपने बी और डी को ना आप 100% श्योर है कि बीटा और डेल्टा आंसर नहीं बनता, तो ऑप्शन अल्फा और चार्ली में से कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन अल्फा और चार्ली में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होता है चार्ली का। इसी तरह अगर आपने ऑप्शन अल्फा और चार्ली जो है ना स्किप कर दिया, आपने एलिमिनेट कर दिया, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर ऑप्शन अल्फा और चार्ली आप 100% श्योर है कि इसका ऑप्शन अल्फा और चार्ली नहीं बन रहा, तो उसमें से बाकी क्या बचता है, बीटा और डेल्टा, तो उसमें से आपने कोशिश करनी है हमेशा बीटा को ही चूज करना है। तो इसके बाद एक और एमसीक्यू है जिसमें बीटा और चार्ली आपके एमसीक्यू दोनों ठीक लग रहे हैं, आपने ऑप्शन अल्फा और डेल्टा स्किप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन अल्फा और डेल्टा पॉसिबल नहीं बन रहे, तो ऑप्शन बीटा और चार्ली में से कौन सा चूज करना, तो ये चार्ली चूज करना है। ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, ये आपने लगानी है उस वक्त जब आपको एमसीक्यू नहीं आ रहे होंगे। तो पहले तो तैयारी आपकी 100% होगी, इंशाल्लाह आपके लिए एमसीक्यू कोई मुश्किल नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा आ जाता है तो आपने ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं आपने इनको फॉलो करके ना आपने एमसीक्यू अपना क्रैक कर देना है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।